आ जाओ। तो दो करंट नो का किसने लिखा, किसने आपने लिखा नो का? नहीं कल आपराधिक कानून कहाँ था? कल तो सुर्खियों में वो था बांग्लादेश वाला 9 तारीख को। तो हाँ 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 मैं देता हूँ। मतलब वो नई ये 3 कानून संहिता उनके ऊपर, तो उसको देखो ध्यान रखो तो मेन लिख लो, उसके अंदर सारे वो मेन है, क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि नई ये संहिताएं तीनों ये पुरानी से कैसे अलग है, इनमें क्या नयापन है ऐसा। तो देखो जैसे नो की लिखी ना, आपने लिखी नहीं ना नो की, कहाँ तक की लिखी है ना? आज करोगे फिर, अरे ये बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ अपने 9 तारीख के करंट से, कि वैसे सभी पढ़ रहे हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे नीरज चोपड़ा वाला जो है ना, तो 30th पोजीशन, ये 33rd, तो पीओ क्या लिखा है किसने? पेरिस ओलंपिक, हाँ 33वां पेरिस ओलंपिक, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन था, है ना? तो सेकंड में कांस्य कैसे लिख दिया आपने? फिर अच्छा हॉकी का है वो, ओके हॉकी, हाँ ठीक है। तो रजत और ये आया, हाँ सही है। कितना मीटर था बताओ? 89.80, सारे ऑप्शन 89 में आएंगे वो। 89.35, 25, 45, 55, कितना निकला बताओ? 89 याद कैसे रहेगा? जैसे 89 है ना, वो 89 डेसिमल वाला अंक याद कैसे रहेगा आपने को? जैसे वो 89 है, मेन अंक तो 89 है, और डेसिमल वाला कैसे याद रहेगा आपने को? कि इसमें इकाई का अंक क्या है 89 में? क्या है बताओ? 89 में इकाई का अंक क्या है? 9 है। और फिर जो डेसिमल में जो दोनों फिगर है उनका टोटल 9 बनेगा। मैं यूँ बता रहा हूँ, ये जैसे 89 है, ये डेसिमल है, तो ये 45 है, तो इस 45 का टोटल क्या है? ये 9 है। ऐसे याद रखना आपको। तो 89.45 है सिल्वर मेडल। एक तो सवाल है ये, अब सिल्वर बना तो इसका मतलब ये दूसरे नंबर पे है, ये नीरज चोपड़ा, ठीक है, ये 89 से। तो फर्स्ट कौन है ये? किस देश का? पाकिस्तान का, इसलिए ध्यान रखो। और उसका कितना है स्कोर? 92 पॉइंट समथिंग है। लेकिन ये पाकिस्तान ध्यान रखो, क्योंकि राइवलरी है इसलिए। और हॉकी में हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, वो 92 पॉइंट समथिंग है, वो भी देख लेना एक बार क्या है। फिर हॉकी में जैसे 52 साल बाद जीता है, ठीक है, तो हराए किसको अपन ने? स्पेन को, बस वो ध्यान रखना। और अपना कैप्टन कौन है? हाँ हरमनप्रीत, है ना? ध्यान, हाँ गोलकीपर, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है देखो, ये जो अपन को ध्यान में रखने हैं। फिर राष्ट्रपति का तो ऑकलैंड चल ही रहा है। कल देखो मैंने फोटो भेजी थी ना अपने, वो ग्रुप में डाली, वो अपने माओरी ट्राइब, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, कैसे न कैसे घूम के, ठीक है। अब जैसे मालदीव वाला चल रहा है, तो देखो मालदीव की लोकेशन देखो कहाँ है, इंडिया के संदर्भ में, देखो ये इधर अपने लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के नीचे इधर मालदीव, ठीक है ना? लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप के नीचे मालदीव। क्योंकि मालदीव का क्या है, देखो इधर देखो, ये देखो मालदीव इधर, मतलब इंडिया से श्रीलंका, और श्रीलंका से भी नीचे मालदीव। एक बार आया ये क्वेश्चन में कि निम्न को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जचाओ, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मालदीव, तब कैसे? और कन्याकुमारी और था उसके अंदर। तो इनको देखो अगर अंडमान निकोबार तो बहुत ऊपर रह जाता है, यहाँ देखो ये ऊपर, फिर कन्याकुमारी है, फिर ये कोलंबो थी उसके अंदर, राजधानी श्रीलंका कोलंबो, और इधर लक्षद्वीप को और जोड़ लो, और इधर मालदीव। तो यूँ आता है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, श्रीलंका, मतलब कोलंबो और मालदीव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें आप स्टूडेंट क्या करता है, ये लेटीट्यूड्स याद कर लेता है, इनके अक्षांश, उससे कुछ नहीं होगा उनको। जैसे मैंने इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान का क्वेश्चन आता है, उत्तर से दक्षिणी क्रम में देता हूँ, ऐसे ही, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। मतलब इस फेज में जैसे देखोगे ना, यहाँ ये जगह जैसे देखोगे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें अगर जकार्ता और मिला दो, तो जकार्ता देखोगे वो तो और भी नीचे, यहाँ जकार्ता अपने बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा, ये मालदीव, ये रहा जकार्ता। तो एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट देखता है इनको, लेकिन ये वैसे नहीं देखता सिमेट्री के रूप में, तुलना के रूप में। तो ऐसे रखो इन क्वेश्चनों को ध्यान, ठीक है। और फिर जैसे इसके अंदर एक पड़ोसी प्रथम नीति लिखा हुआ है, फिर एक सागर वर्ड भी तो लिखा होगा किसमें, SAGAR, है ना? इसमें सागर रोड लिख लो, SAGAR, मतलब ये है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सागर।
हाँ वो बिल्कुल वैसे ही। इसमें ये सागर अपना ये है, नहीं किसी पेन ये है अपने इसमें, इस पड़ोसी प्रथम के साथ प्लस ये सागर है, SAGAR। फिर मोहम्मद यूनुस वाला देखो आ ही रहा है ना। तो ये 2006 में NPP क्या लिखा आपने, हाँ नोबेल पीस प्राइज पीस के अंदर मिला। और फिर दूसरा इसने एक बैंक की स्थापना करी थी, वो बैंक कौन सा था, ग्रामीण बैंक, है ना। तो ये सर ये छोटी चीज़ें वैसे ध्यान रखो, ग्रामीण बैंक, माइक्रो फाइनेंस। अब जैसे फुटवियर का है तो उसमें कोई खास नहीं था, लेकिन उसके अंदर फुटवियर जैसे देखोगे ना, तो एक उसके अंदर लास्ट में लाइन आ रही है FTAs की, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन जिन देशों के साथ है भारत के, उनका फ़ायदा इस इंडस्ट्री को उठाना चाहिए। तो ये FTA क्या होते हैं, कितने देशों के साथ है, ये इकोनॉमिक सर्वे में आएगा, लेकिन यहाँ से पकड़ के रखो। अब जैसे निर्वाचन आयोग आया, जम्मू कश्मीर का दौरा किया, तो कौन सा आर्टिकल है निर्वाचन आयोग का, कौन से भाग में है, कौन से में निर्मला बताओ, कौन सा आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग, उसका आर्टिकल बताओ, बताओ करण, किसका बताओ, मतलब उसमें ये अपने है ना 2 3 4 अंक होते हैं ना, 2 3 4 ये आते हैं, क्रम डिफरेंट है लेकिन। तीनों अंक बता दिए मैंने आपको, और जो भाग है वो इन दोनों का टोटल है। मतलब एक इकाई का अंक 5 है, उसके अंदर 5 तो हो नहीं सकता, 5 में तो संग आ जाता है। बताओ या ढूंढोगे, चलो अगर मोबाइल में ढूंढो तो क्या है, देखो तो सही, और मोबाइल में ढूंढो कम से कम याद तो रहेगा, साइड में लिखो कहीं इलेक्शन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। और इसमें तो अभी संविधान संशोधन हुआ था, जैसे वो पद का स्थायित्व देने के लिए दूसरों को, मैं लिख देता हूँ इसमें, कितना किसना, और भाग 15 नहीं आया, भाग 15 कितना निर्मला, भाग 15 है, तो साइड में लिखो इसको। अब ये जैसे कैसे लिखेंगे, जैसे कभी भी ऐसे आए ना, तो इसको यूं मत लिखा करो भाग 15 अनुच्छेद 324, नो, अपन कैसे लिखेंगे 15/324, वह CS के घर का पता है इलेक्शन कमीशन के, ऐसे सीधा ऐसे लिखना अपन को। जैसे मान लो अपन मौलिक अधिकार, जीवन के अधिकार की बात करें, 3/21 ये मकान है इसका, राइट टू लाइफ है ना, एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब भाग 3 अनुच्छेद 21। कई जगह मैंने, आप मेरे नोट देखो तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मतलब आर्टिकल में तो यूँ लिखा हुआ है ART आर्टिकल, और फिर ये ऐसे, तो ये पार्ट है, ये उसका आर्टिकल है। तो ऐसे देखा करो, है ना। एक क्या है, जैसे एक आदत डालो कि कभी भी न्यूज़ के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आए, मतलब संवैधानिक संस्था आए, चाहे UPSC आए, जैसे पूजा खेड़कर का जैसे अपन पढ़ते हैं, इलेक्शन कमीशन है, कुछ भी आए, तो उसको देखा करो आर्टिकल कौन सा है, मतलब स्किप मत किया करो किसी भी संस्था। जैसे राष्ट्रपति बार बार आ रहा है, मुर्मू 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 मुर्मू, कौन सा आर्टिकल है, तो कौन सा आर्टिकल है भारत का राष्ट्रपति होगा, बताओ मेरे को, राज्यपालों को बता, तो राष्ट्रपति कौन सा आर्टिकल है बताओ, 52 अनुच्छेद 52। तो फट यू लिख दो। अब जैसे जहाँ भी P आ रहा है फट ढूंढ लिया। अब क्या लिखेंगे कृष्णा इसमें, 5/52 वैसे, तो ये रिवीजन होएगा। जैसे अब जैसे हर घर तिरंगा अभियान है, अब जैसे तिरंगे की बात आई है ना, तो जैसे कैसे सोच, जैसे आपने क्वेश्चन देखा होगा शायद IAS प्री में था इस बार, कि जैसे ये तिरंगा है ना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये जो ये अपना तिरंगा है ऐसे है ना, तो इसका ये अनुपात क्या है, मतलब ये जैसे ये तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इस लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात क्या है। जैसे आज मान लो अपन को घर में तिरंगा बनाना है, जैसे परमिशन दे रखी गवर्नमेंट ने, तो अपन तिरंगा कैसा बना देंगे, अपन ऐसा नहीं, इसको यूँ चौकोर नहीं बना सकते, अपन इसको ट्रायंगुलर नहीं बना सकते, ये डायमेंशन फिक्स है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है ये अनुपात क्या है इसकी, ये लेंथ और ब्रेड्थ का, ये इस लेंथ और ब्रेड्थ का अनुपात क्या है, तो क्या अनुपात है बताओ, हाँ 3:2 है ये, मतलब ये 3 होएगी और ये 2 होएगी, ये फिक्स है। अब चाहे आपको, आप इसको किसी भी उसमें बना दो, मतलब छोटा बड़ा कितना भी बनाना है, तो जैसे मैंने आपको बड़ा बनाना है तो इसको 20 से गुणा कर दो, इसको 20 से गुणा, अनुपात सेम रहेगा ये। तो ये अनुपात क्या हो गया, ये 60:40 हो गया, अनुपात वही चल रहा है 3:2 आप देख रहे हो।
अब जैसे अपने सेंट्रल पार्क में लगा हुआ है, बहुत बड़ा है, तो जैसे वो 80 फुट, तो 80 है तो ये 3 गुणा 90 और ये 3 मतलब वो 180 गुणा, मतलब 90 से गुणा किया ना, सॉरी 270 गुणा 180, 270 अनुपात 180 हो नेशनल फ्लैग। तो ये, और दूसरा क्या, जैसे आप जैसे यूँ आए ना तिरंगा, ये 3/2 इसमें लिख लिया, 3:2। फिर दूसरी अपनी एक ध्वजा संहिता बनी हुई है। अब जैसे हर घर तिरंगा है, तो आप जैसे देखो कि सुबह सुबह तो सबको ध्यान रहता है कि हाँ भाई लहरा लिया, फहरा लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसको सनसेट से पहले उतारना होता है और एक गरिमा के साथ उसको रखना होता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या है, फोल्डिंग का पैटर्न है। दूसरा क्या है कि अगर अपन न्यू उतारते हैं तो क्या होएगा, कोई सजा का प्रावधान है क्या है। दूसरी चीज़, कई क्या करते हैं, जैसे भाई ठीक है अपन ने उसको लहरा, जो हैंडी आते हैं ना बच्चों के हाथ में दिए, फिर ध्यान नहीं रहता उसको रोड पे गिर दिया, तो वो जैसे अपमान है सारा। तो किस किस रूप में अपन झंडे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे पिलो कवर बना लिया, बेडशीट बना ली, वो अलाउड नहीं है, जलाना अलाउड नहीं है कि नहीं। तो वो अपने फ्लैग कोड है, उसको एक बार पढ़ो, फ्लैग कोड, ध्वजा संहिता, फ्लैग कोड है। तो ये क्वेश्चन आते हैं इस फ्लैग कोड के कि ये सब जैसे बताया बोला 3/2 शाम का फहराना करना, ये सब उस ध्वजा संहिता के अंदर लिखा हुआ है। फिर जैसे ये कॉन्सेप्ट ये आता है कि जैसे कई बार डिग्नेटरीज जो होते हैं ना अपने बड़े बड़े, उनकी मृत्यु होती है या निधन होता है, तो झंडे को आधा झुकाया जाता है। तो वो आधा कैसे झुकता है, अब आधा कैसे झुकेगा भाई, जैसे मान लो आपने उसको यूं यूं कर दिया तो वो तो आवाज़ चली तो वो सीधा हो गया लो, तो आधा कैसे झुकेगा, वो बीच में फहराते हैं उसको, मतलब हाफ पे ले आते हैं, करीबन हाफ से थोड़ा सा ऊपर क्वार्टर तक में ले आते हैं, तो वो आधा झुक जाता है। और जहाँ जैसे गुंजाइश नहीं होती है तो उसमें क्या करते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसको पकड़ के टाइटली नीचे बांध देते हैं, तो वो फ्लर्ंग नहीं होता, वो झुका ही रहता है वो। अच्छा, तो ये सारे किन में, अब जैसे किन की, एक क्वेश्चन ये केबीसी के अंदर पूछा था कौन बने करोड़पति में, कि निम्न में से किसकी मृत्यु पर या निधन पर आधा झुकाया जाएगा। तो ये इस फ्लैग कोड के अंदर ही है कि निम्न की उस पर ही है। हर कोई गाड़ी पर नहीं लगा सकता झंडे को, आगे लगाते हैं ना, वो सिर्फ VIP है, तो उनकी लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन भारतीय झंडे को लगा सकता है गाड़ी पर। तो ये सब इस फ्लैग कोड में है, तो एक बार सर से निगाह से पढ़ो उसको आगे, तो ये पढ़ोगे ना तो वो थोड़ा सा समझ बनेगी। और फिर दूसरा क्वेश्चन देखा करो, और जैसे दर्पण में आते हैं सामयिकी में, अब जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए ये कहाँ से किए, उनमें से देखे कि क्वेश्चन तो समझ बनेगी। तो इस फ्लैग कोड को देखो, बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक आ गए, फ्लैग कोड आ गए। फिर इसरो का है, अब देखो इसरो का आया ना SSLV, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, 500 किलोमीटर, कल जैसे अपन ने चर्चा किया था, सारी चीज़ों को उनको लिखो, ठीक है ना ये। और फिर जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो ये भारत को सॉफ्ट पावर बनाने वाला काम है कि SSLV, मतलब अच्छे अच्छे डेवलप्ड नेशन जो G7 देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, अपने जापान, उनकी अपन छोड़ते हैं सेटेलाइट, इस माइक्रो सेटेलाइट से अपनी तरफ देखते हैं, प्लीज़ यार हमारा भी ले जाओ ना एक बार, प्लीज़ यार हमारा भी ले जाओ ना। क्यों? क्योंकि सस्ती है। जहाँ आप इस फ्रेंच गुयाना से काम कराओगे 1000 रुपये में काम होएगा, हम 10 रुपये में काम कर देंगे तुम्हारा, और बिल्कुल सेफली, और वो सम्मान से, कोई धमकी वमकी कुछ नहीं देंगे तुमको, बिल्कुल आओ भैया आओ बैठो, लाओ तुम्हारी सेटेलाइट बताओ कहाँ है, लाओ छोड़ दो, चिंता मत करो, हाँ है ना। फिर जैसे NSE वाला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाला, तो उसमें 10 करोड़ है शायद, मतलब यूनिक डेटाबेस जो है वो 10 करोड़ पार हुआ। तो इसमें क्या है, देखो एक कॉन्सेप्ट आता है अपने, जिसको अपन बोलते हैं FPA, फॉरेन पोर्टफोलियो, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, है ना। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनका कोई लेखा जोखा स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरे पास 1000 रुपये आए, लेकिन मुझे पता है कि किसने ये मेरे को दिए हैं, लेकिन मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ, और जिसने दिए है ना उसके ऊपर भी कोई बंधन नहीं है डिस्क्लोज़ करने का। ये FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। तो ये मनी बहुत, एक तो आप हो सकता है यार वो दाऊद इब्राहिम का पैसा हो, किसी का भी हो सकता है जो ब्लैक को वाइट करने के लिए जा रहा हो, है कि नहीं। जैसे टैक्स हेवन्स है अपने, तो वहाँ से आ रहा हो ये पैसा, और फिर ये पैसा क्या है, जैसे सच बात तो किसने इन्वेस्ट किया उसका पता नहीं होता है, और फिर कभी भी ये वापस निकाल लेते हैं ये पैसा। मेरे को 1000 रुपये दिए ना, कभी भी एकदम से, तो बहुत, एक तो ये अननोन मनी है, और दूसरा ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ये फट से उड़ जाता है पेट्रोल की तरह, कभी भी इसको जरूरत पड़ी तो निकाल लिया। तो कहने का मतलब इससे रिस्क बनती है स्टॉक मार्केट में, हर तरह से रिस्क है, क्या पता टेररिस्ट का पैसा हो। और था भी ये चीज़, भाई कौन आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा मुझे बताओ। अगर जो इंसान
टू द पॉइंट चल रहा है, तो उसको आइडेंटिटी कोई डर ही नहीं है, भैया ये लो मेरी आइडेंटिटी, मैं दे रहा हूँ पैसे। छुपाता कौन है? जिसको डर होता है वो छुपाता है। तो फिर ये आरबीआई की गाइडलाइंस में भी आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया कि ऐसे ज़रूरी है। तो अब धीरे धीरे ये उसी का ही नतीजा है। ये यूनिक इन्वेस्टर आइडेंटिटी जो है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 10 करोड़ की पार हुई, तो ये उस एफपीआई का धीरे धीरे तोड़ा। आप अपनी पहचान दिखाओ ना, उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो पहले क्या कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों को, जैसे आप उसके अंदर आंकड़ा देखो कि 4 करोड़ आने के अंदर करीबन 5 साल लगे उनको। आज 10 करोड़ है, 4 करोड़ 5 साल में। फिर अगला जो 1 करोड़ हुआ वो 6 महीने में ही हो गया, फिर हर महीने 1-1 करोड़ जुड़ते गए। तो ये क्या दिखाता है? ये कॉन्फिडेंस दिखाता है इन्वेस्टर का। पहले डरते थे और नहीं यार, फिर जो अपने फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि उसमें लपेट लेंगे। पहले ये फेरा था, फिर ये फेमा बन गया था अपने जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 91 में। तो उनको ये डर लगता था कि फेमा एक्ट के तहत हमें लपेट लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे में आप देखो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तभी तो रजिस्ट्रेशन करके और फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर वो अपने हक में भी है। अब ये एफपीआई धीरे धीरे कम हो रहा है और ये रजिस्ट्रेशन वाले बढ़ रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, इंडिया इज ए सॉफ्ट पावर, है ना। हम न्यूक्लियर बॉम्ब में विश्वास नहीं करते, हम तो कॉन्फिडेंस जीतने में विश्वास करते हैं। तो ये है सॉफ्ट पावर। इन्वेस्टर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन करके आ रहा है आज, ठीक है। SSLV बना रहे हैं हम, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, हर देश में जाते हैं और बुद्ध का पैगाम फैलाते हैं। और भी किसी कुछ न्यूज़ रह गई थी शायद, नीचे है, पूरी आ गई थी, समाचार वाली सब आ गई, न्यूज़पेपर्स का आता है ना नीचे। हाँ, वो न्यूज़पेपर वाले भी देखा करो, है ना। जैसे मुझे भी लग रहा है कि 1-2 कुछ रह गया, मैंने और उसमें नोट तो किया था। तो ऐसे ही देखोगे करोगे ना, तो अच्छी चीज़ें जैसे बनेंगी। मतलब ये जैसे वो कहते हैं ना, हींग लगे इन फिटकरी, ये वो है ही न्यूज़ होने है यार। और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाओगे ना। अब देख लो 3 दिन ही हुए, कितनी चीज़ें आप समझ पा रहे हो, कितने लिख पा रहे हो। और मैगजीन वगैरह में पढ़ोगे कोई सेंस ही नहीं है। हाँ, इसके बाद पढ़ो तो बहुत अच्छा सेंस बनेगा। देखो, एक तो इसके अंदर वो एयर क्वालिटी इंडेक्स का है कि जैसे यूँ एंड फाइनली रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स हेल्प दिल्ली एक्सपीरियंस द क्लीनेस्ट एयर डे आफ्टर 330 डेज विद एयर क्वालिटी इंडेक्स 53। तो इसमें साइड में करके लिख लो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये है अपना, जैसे कल भी मैंने मोटे दवेश फोरम में बताया था, ये AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये दिल्ली का 53 है, जो कि ये 333 दिन बाद हुआ है दिल्ली के अंदर, इतनी साफ हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये हुआ क्यों है? क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस रेनफॉल हो रही है। तो आपको ध्यान है, मैंने एक दिन आपसे पूछा था कि 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लेकिन पॉल्यूशन की समस्या समझा दिल्ली के अंदर ही है, लैंड लॉक्ड है, सी किनारे नहीं है। अब देखो बारिश हुई तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आ गया ना, 53 आ गया, है कि नहीं। तो अब जैसे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या है, इसमें कितने पैमाने हैं, फिर PPM का कॉन्सेप्ट है, पार्टिकुलेटेड पार्टिकुलेटेड मैटर पर मिलियन, ये क्या है, ये कणों का छोटा छोटा रूप है इसमें PPM में। मतलब जितने छोटे कण होते हैं उतने हानिकारक होते हैं। मान लो जैसे अभी यहाँ पे मैं झाड़ू लगाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो धूल के अंदर मोटे कण उड़ेंगे, तो वो तो क्या होता है, अपनी सांस में जैसे अंदर गए और लंग्स के अंदर जाके रुक गए, तो फिर अपने को क्या, या तो खांसी आएगी, खांसी से बाहर आ जाएगा, या स्नीजिंग, छींक आएगी, तो वो निकल जाएगा, क्योंकि लंग्स ने एक छलने का काम किया और उस पार्टिकल को अंदर बॉडी में, भाई लंग्स के अंदर अपन क्या लेते हैं, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। लंग्स का काम क्या होता है, उस ऑक्सीजन को खून में मिलाना काम होता है, तभी तो जो ब्लड ग्रीन होता है वो रेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड होता है, ये लंग्स का काम होता है। अगर लंग्स उसको फिल्टर नहीं करें तो वो कण सीधा किस में मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा, खून में मिल जाएगा। तो ये PPM यही है। अब जैसे PPM 3 से माइन्यूट जो पार्टिकल होता है वो सीधा अगर आपकी सांस में गया तो लंग उसको फिल्टर नहीं करेगा, वो ब्लड के अंदर जाएगा सीधा। तो इसलिए इसमें ये PPM जो है, पार्टिकुलेट पर मिलियन, ये उसका डायमीटर है उस कण का, कि कितना मोटा वो कण है। तो अगर जैसे PPM 3 अगर इससे ज़्यादा अगर एयर के अंदर आ जाता तो हवा हानिकारक है। मतलब आप मास्क भी लगाओगे ना तो भी वो PPM 3 से छोटा कण है वो जा रहा है अंदर, वो रिस्की है कि नहीं। तो इसलिए ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ो, ये PPM क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पता होनी चाहिए। तो ये तो अब जैसे एयर पोल्यूशन की बात हुई, क्वेश्चन आते हैं UPSC में, जैसे एयर पोल्यूशन, ऐसे अपन वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, तो पानी दूषित कब माना जाएगा, वाटर इज वाटर पोल्यूशन। तो आप पता होना चाहिए ना अपन को पोल्यूशन वाटर में कैसे होता है। तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है BOD का, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, ये क्या है, इसे वाटर पोल्यूशन नापा जाता है।
फिर जैसे साउंड पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, तो कितने डेसिबल से ज़्यादा का जैसे साउंड आएगी तो वो अपने को माना जाएगा कि ये नॉइज़ पोल्यूशन है। तो वो 89 डेसिबल से ज़्यादा की अगर साउंड है, डेसिबल साउंड का ये वो मानक माना जाता है, तो उससे ज़्यादा का वो नॉइज़ पोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे ही 89 डेसिबल, तो ऐसे ये पता रखो आपने। जैसे हॉर्न सुबह ने दिल्ली के अंदर हॉर्न गाड़ी वाला हॉर्न पंपों, तो उसमें कितने डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, उस हॉर्न की सॉफ्ट होना चाहिए, वो 89 डेसिबल है। दिवाली पर आप पटाखे छोड़ रहे हो तो सूतली बम छोड़ा तो इससे ज़्यादा साउंड होती है तो वो बैन होता है, वो उसको अलाउ ही नहीं करती गवर्नमेंट, ऐसे, ठीक है ना। तो ये मतलब ये कौन सा, अब जैसे अब सर हमें ये कहाँ से देखें, ये बेटे क्वेश्चन से आएगी ये चीज़। क्वेश्चन देखो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप को खुलेगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं मेरे को आकाशवाणी हो रही है मैं वहाँ से सुन रहा हूँ, सारे क्वेश्चन देखिए हुआ। ये मेंस के अंदर बहुत क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, यूपीएससी पूरी में बहुत बार आया हुआ, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उतना ज़्यादा वो पानी पॉल्यूटेड होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट। ये जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन उतना ज़्यादा पॉल्यूशन। अभी जैसे मान लो अपन सांस ले रहे हैं, अपन को पता नहीं चल रहा अपन सांस ले रहे हैं, नहीं चल रहा ना आराम से। तो ऐसे ही जैसे पानी के अंदर मछलियाँ होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आराम से सांस ले रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अभी जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है, तो आराम से सब सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी के अंदर मछलियाँ वगैरह सब, जैसे अपन सांस ले रहे हैं आराम से, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं थोड़ा सा जैसे हैंकी जैसा भी लगा लेते हैं नाक पे, या थोड़ा सा यूँ हाथ लगा लिया, ठीक है, तो अपन को प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सांस लेने के लिए? ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कितना प्रेशर लगाना पड़ा है? तो ये प्रेशर है वो। अब जैसे मान लो ये 5 हो गया, ये बीओडी, तो मतलब थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है सबको, कम पड़ रही है ऑक्सीजन, है ना। जैसे मान लो जैसे किसी ने यूँ दबा दिया तो अब फिर अचानक से हाथ हटाएंगे तो कितनी ज़ोर से अपन सांस लेंगे, वो क्यों हो गया? क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। ये डिमांड है, ये डिमांड, तो डिमांड बढ़ गई। अब जैसे मैंने हाथ हटाया तो जोर से लेते कि नहीं लेते, तो वो डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बायोलॉजिकल, ज़बरदस्ती नहीं ले रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली शरीर ने डिमांड करी है। तो ऐसे पानी के अंदर क्या होता है, ये बीओडी बढ़ जाती है, इसका मतलब डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की। उस ऑक्सीजन को यूज़ करने वाले तत्व बढ़ गए पानी के अंदर। तो जितने भी अपन जैसे ये पॉल्यूशन वाले मैटर आए, तो उन्होंने वो ऑक्सीजन जो थी ना पानी की, उसको कंज्यूम कर लिया। अब पेड़ों के पास है ही नहीं। आप जैसे एक बार दौड़ लगाओ, दौड़ लगाने के बाद देखो क्या अपन सांस नॉर्मल ले पाते हैं क्या? नहीं, अपनी बीओडी बढ़ जाती है, जोर जोर से सांस ले रहे हैं अपन। क्यों? क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी उस समय। तो पानी के अंदर भी क्या, जब ऑक्सीजन कम होगी तो सब फिर मरने लग गए पानी उस ऑक्सीजन के लिए। मछलियाँ भी जल्दी जल्दी सांस ले रही हैं, ऑर्गेनिज्म भी सांस ले रहे हैं, तो वो बीओडी बढ़ के वो हो गया नो। अब देख लो आप, अब सब सांस में तड़प रहे हैं सांस के लिए जल्दी, जैसे अपन दौड़ पे थे जल्दी जल्दी की इस पानी में कम है। अब जिसको पॉल्यूटेड वाटर, जिसको जितनी मिल जाएगी ऑक्सीजन वो जिंदा रह जाएगा, ऐसे वो मर जाएंगे। जैसे मछली मर गई पानी के अंदर, जब बोलते पानी वैसिला हो गया, पॉइजनस हो गया या प्रदूषित हो गया, मछलियाँ नहीं रह सकती इसके अंदर। अब मछली जिंदा किस पे रहेगी? वो तो ऑक्सीजन पे रहेगी, H2 है। जैसे अपन हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है अपन सांस लेते हो, लंग फिल्टर करता है, वो पानी मुंह के अंदर लेती है और गिल से निकालती है, और पानी में जो ऑक्सीजन है उसी को फिल्टर कर लेती है। मतलब H2O जो है ना अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है वाटर, तो अब उस पानी में ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मछली मर गई। पानी में रहने के बावजूद मर गई, बाहर नहीं निकाला किसी ने। पेड़ पौधे, कोरल्स मर जाते हैं, कोरल ब्लीचिंग जिसको अपन बोलते हैं, तो ये बीओडी। तो जैसे ऐसे करोगे, देखोगे, समझोगे ना चीज़ों को, तो ऑटोमेटिक समझ में आएगी। अब जैसे मैंने आपको समझाया, तो अब ये लिखते जाओ और फिर आगे जैसे कहीं भी मौका मिले तो उसको पढ़ो। मालदीव आ गया, नोबेल लॉरेट, इलेक्शन कमीशन आ गया, और ये स्टॉक एक्सचेंज आ गया। हाँ, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा वाला जो ना, जैसे अपने ये जो अपन अमृत भारत महोत्सव में मिला रहे हैं, उससे भी उसको ध्यान रखो, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे रोज़ जो अपन थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं करंट के अंदर, इसके अलावा मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ उसको आप ध्यान में रखो, जिससे कि कॉन्फिडेंस बने, है ना। और जैसे ज़्यादा भी इसके अंदर नहीं जाना। अब जो मैं आपसे डिस्कस करूँ ना, बस आप तो उनको एक बार निकाल लो, फिर धीरे धीरे अब आप लोग क्वेश्चन देखने लग जाओगे ना, तो आप अपने आप खुद ही समझदार बन जाओगे और पता लगने लगेगा। ये इन्वायरमेंट जब अपन पढ़ेंगे तो आएगा ये बीओडी बायोडिवर्सिटी में। ओके, चलो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं अपन हिस्ट्री। हाँ, जो चल रहे थे, आ जाओ।